नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल थिंक टैंक ट्यूटोरियल्स पे। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, रेलेवेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इस वीडियो का पर्पस क्या है, क्यों ये टॉपिक पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ से आप प्रीलिम्स से लेके मेन से लेके इंटरव्यू हर एक स्टेज पर इस टॉपिक पर एक ना एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द चांसेस आर वेरी वेरी हाई। और अगर हम एक जनरल पर्सपेक्टिव से बात करें तो बात किसकी हो रही है, इलेक्शन की। और इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इलेक्शन से बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। जब चुनाव होते हैं हमारे देश में तो उसे लोकतंत्र का त्यौहार कहा जाता है, ठीक है। तो अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी न्यूज़ हमारे सामने आई है तो उसको जानना एज अ वोटर, एज एन इंडियन सिटीजन हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और पूरा इन डिटेल जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है। क्या ये एक नई इलेक्शन व्यवस्था है, क्या हमारे इलेक्शन के जो सिस्टम्स हैं, जो बॉडी है, जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव कराती है, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करी जा रही है, या हमारे वोटिंग राइट्स के साथ कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, या एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए तो बिना किसी टाइम वेस्ट करें चालू करते हैं हमारा आज का वीडियो। वन नेशन वन इलेक्शन, अगर हम आम बोलचाल में बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन टर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। लेकिन अगर हम टेक्निकलिटी को देखें और एक्चुअली जो नई व्यवस्था बनाने की कोशिश करी जा रही है, और नई व्यवस्था जो मैं बोल रहा हूँ वो भी टेक्निकली करेक्ट नहीं है, मैं बात करूँगा आपसे इस टॉपिक पे अभी। तो अगर हम इस व्यवस्था को सही तौर पर समझना चाहते हैं तो जो सही वर्ड है वो क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ठीक है। देखिए आपको कंटेंट तो पीपीटी में बहुत मिल जाएगा आके, वो हम देख लेंगे, अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स से जस्टिफाई कर लेंगे अपनी बातों को। पर 2 मिनट ज़रा आप गौर से बस यहाँ पे मेरी बात सुनिए, ठीक है। हम समझते हैं माजरा क्या है। देखिए, क्या ये एक नया वोटिंग सिस्टम है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। किस सेंस में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये पहली बात तो वर्ल्ड वाइड और भी कंट्रीज में देखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका, ठीक है, वहाँ भी देखा जाता है। दूसरा, ये इंडिया के लिए इटसेल्फ कोई नई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। इंडिया के लिए इटसेल्फ कोई नई व्यवस्था नहीं है। पहली बात तो ये, गेट योर फैक्ट्स स्ट्रेट, कि ये कोई नया वोटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक। अब ये है क्या, ये समझते हैं। देखिए अभी का चुनाव कैसे होता है, बहुत ऑब्वियस है। क्या है कि आपका अगर तो लोकसभा का चुनाव है जिसमें आप क्या इलेक्ट करते हो, आप इलेक्ट करते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कुछ महीनों पहले क्या हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे। आप गए, आपने अपने बूथ में, अपने सेंटर में ईवीएम में बटन दबाया, आपने वोट दिया किसके लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लिए, एमपी बनाने के लिए, मतलब सांसद बनाने के लिए आपने क्या दिया, वोट दिया, ठीक। 2024 में हुआ, अभी इलेक्शन हुआ ना, इसके पहले 19 में हुआ था, इसके पहले अब क्या होगा, 29 में होगा, ठीक। 5 साल के गैप में क्या होता है, इलेक्शन होता है, ठीक, नो डाउट। फिर उसके बाद एक दूसरा पर्सपेक्टिव क्या चल रहा है, तो क्या हो गया, ये तो सेंट्रल की बात हो गई, या फिर कह लो यूनियन की बात हो गई। अब अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो स्टेट गवर्नमेंट भी होती है या फिर स्टेट असेंबलीज भी होती हैं, जहां हम किसे चुनकर भेजते हैं, स्टेट असेंबलीज। जहां हम किसे चुनकर भेजते हैं, जहां हम विधायक को चुन के भेजते हैं, ठीक है, या फिर एमएलएस को चुनकर भेजते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। तो उनको चुनकर भेजते हैं। उनके चुनाव कैसे होते हैं, उनके चुनाव भी 5-5 साल के गैप पर होते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, यूपी की बात कर लेते हैं, 2017 में चुनाव हुए थे, फिर 5 साल बाद 2022 में चुनाव हुए थे। सेम तरीके से आप वोटिंग बूथ में जाते हो, ईवीएम पे बटन दबाते हो और उस कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी भी पार्टी के लीडर को चूज करके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से आप विधायक को इलेक्ट करके भेजते हो, कहाँ, विधानसभा में, ठीक। ये है सिस्टम अभी का। इसमें कोई भी क्या है, ऐसी बात नहीं है जो आपको ना पता हो।
आप इस चीज़ को करते हो, ये आपको पता है, ठीक। अब देखते हैं प्रपोज क्या किया जा रहा है। प्रपोज क्या किया जा रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन में ONOE लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, या फिर हमने उसको बोला, इसको क्या बोले, साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शंस मतलब लोकसभा की बात कर लो या बात कर लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, इसकी बात कर लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की। और इवन एक स्टेप फर्दर मैं इसको लिंक करता हूं दोनों को, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत से भी, जो इसके भी चुनाव हैं उनको भी, इन तीनों ही चुनाव को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें 1 + 2 + 3 होगा। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन क्या है बच्चों? वन नेशन वन इलेक्शन ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोकसभा के चुनाव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चुनाव और म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के चुनाव, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, इन तीनों के चुनाव को एक साथ एक ही दिन एक ही बूथ में कंडक्ट कराने की व्यवस्था बनाई जा रही है। कैसे? आप जाएंगे अपने घर से वोटिंग के डे पे, आप अपने वोटिंग बूथ में जाकर एक ही दिन एक ही वोटिंग बूथ में एक ही पोलिंग स्टेशन में जाकर वोट देंगे। किसके लिए? अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से सांसद को चुनने के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक को चुनने के लिए, और साथ ही साथ पार्षद या फिर वार्ड मेंबर जिसे हम लोग कहते हैं उसको भी चुनने के लिए। लेकिन इसमें एक कैच है, ऐसा मत समझिएगा कि आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल XYZ एक्स पार्टी का बटन दबाया तो वो दोनों के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं है। ईवीएम अलग अलग रहेगा, ठीक है। एक लोकसभा सांसद चुनने के लिए आपके पास अलग ईवीएम रहेगा और विधायक चुनने के लिए आपके पास अलग ईवीएम रहेगा, इसके लिए भी व्यवस्था अलग होगी, ठीक है। अब सुनने में तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ही क्या लगता है, टाइम सेविंग लगता है, ठीक। बट ये इतना क्या है, इतना जितना आसान है लग रहा है उतना ये है नहीं, इसमें बहुत ही नीटी-ग्रिटीज इन्वॉल्व है, ठीक है। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये व्यवस्था क्या एक्चुअली में नई है, जो मैंने आपसे कहा कोशिश हो रही है। मैंने आपको बोला कि नो, बहुत बड़ा क्या बोला, नो बोला। क्यों बोला नो? क्यों बोला नो मैंने आपको? देखिए, इंडिया में ये व्यवस्था बिल्कुल भी नई नहीं है, हम इसमें वापस जाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? इंडिया के जो पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे 1951-52 में, जो पहले इलेक्शंस हुए थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो इस ही सिस्टम पर हुए थे, साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही हुए थे। मतलब लोकसभा के सांसदों का चुनाव और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का चुनाव एक साथ कराया गया था। और केवल यही नहीं, इसके बाद आने वाले जो 3 सब्सिक्वेंट इलेक्शंस थे, ठीक है, 5-5 साल के अंतराल पर 1967 तक इस ही व्यवस्था पे इलेक्शन हुए थे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फिर हम इस व्यवस्था से डेविएट क्यों होते हैं, जो आज व्यवस्था है वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? वहाँ तक ऐसे पहुँचते हैं कि आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ का प्रोविज़न है, डिसॉल्यूशन का। स्टेट असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है किससे? प्रेसिडेंट्स रूल लगा के, ठीक है। या फिर अगर किसी भी पार्टी के पास, किसी भी लीडर के पास मेजॉरिटी प्रूव करने का, या फिर उसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर मेजॉरिटी नहीं है, अपनी मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पा रहा है, तो भी क्या होते हैं, फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। तो इस साल के बाद क्या होता है, कई सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या होती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, कई सारी क्या हो जाती हैं, प्रेसिडेंट्स रूल के अंडर आ जाती है। मतलब किसी ना किसी तरीके से डिसोल्यूशन हो जाता है, और जो सिंक्रोनाइजेशन था लोकसभा इलेक्शंस का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस का, वो सिंक क्या है, वो टूट जाता है। इवन लोकसभा खुद 1970 में अपने 5 साल कंप्लीट करने से पहले क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है।
तो क्या होता है, फ्रेश इलेक्शंस यहाँ डिक्लेयर हो जाते हैं लोकसभा में, और कई सारी स्टेट असेंबलीज के भी फ्रेश इलेक्शंस रेस्पेक्टिवली क्या हो जाते हैं, डिक्लेयर हो जाते हैं। तो दोनों का जो तालमेल था, जो यहाँ तक सही चलता आ रहा था, वो क्या था, वो टूट जाता है, वो टूट जाता है। ठीक, तो फिर क्या होता है, तो फिर एक ऐसी व्यवस्था लाई जाती है जिसमें अपने अपने 5 साल कंप्लीट होने के रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड में क्या होता है, चुनाव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1970 में चुनाव हो रहे हैं सेंट्रल में, तो अगले कब होंगे, 75 में होंगे, 5 साल कंप्लीट करने के बाद। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर कोई चुनाव 1967 में हुआ है, तो वो अब कब होगा, 72 में होगा, 5 साल कंप्लीट करने के। तो ये जो सिंक था दोनों का, ये टूट गया। ठीक, यही रीज़न है कि आज हम जहाँ पे खड़े हैं उस व्यवस्था को प्रचलन में लाया गया। ठीक, क्लियर, ये है बेसिक्स, ये है बेसिक्स। मैंने आपको बता दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन एक्चुअली है क्या। ठीक है, उसको साइमल्टेनियस इलेक्शंस कहना क्या है, टेक्निकली करेक्ट है। ठीक है, वो व्यवस्था क्या है, प्रैक्टिकल तौर पर भी समझा दिया। फिर से रिपीट करता हूँ, एक आदमी एक ही दिन जाकर एक ही पोलिंग स्टेशन में एक ही वोटिंग बूथ में जाके सांसद को भी चुनेगा और विधायक को भी चुनेगा, हालांकि दोनों के लिए ईवीएम अलग अलग होंगे। ठीक, तो चलिए अब क्या बात है, अब बात है तीसरा पॉइंट आता है कि नाउ अभी क्या हो रहा है कि ये इतनी न्यूज़ में है, बहुत न्यूज़ में है, और कह लीजिए कि हमारे जो पीएम हैं और जो बाकी भी हमारी कैबिनेट है, उनकी ये क्या है, प्रायोरिटी लिस्ट पे है। और आपको जान के क्या होगी, हैरानी होगी कि कैबिनेट से इसको मंजूरी भी मिल गई है। अब इस कहानी को देखते हैं कि कैसे अभी ये चीज़ क्या आई, प्रचलन में आई, न्यूज़ में आई, और कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है। तो इसका मतलब क्या है, जो अभी चुनाव हुए थे 2024 में, क्या दोबारा चुनाव होंगे, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चुनाव को कैसे सिंक करा जाएगा, इसके साथ क्या व्यवस्था रहेगी, आइए पूरी कहानी को समझते हैं। ठीक, पहले एक बार मैं टाइमलाइन आपको बताना चाहता हूँ, देख लीजिए। मैं स्क्रीन से थोड़ा किनारे हट जाता हूँ। पहले साइमल्टेनियस इलेक्शंस कब हुए थे, जो जनरल इलेक्शन से 51-52 के, ये सेम सिस्टम हमने भी डिस्कस करा, 1967 तक कंटिन्यू करता है। ठीक है, 1967 के बाद कई सारी स्टेट असेंबलीज क्या होती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, लोकसभा भी डिसॉल्व होती है, तो ये सिंक टूट जाता है। फिर उसके बाद कट शॉर्ट टू 2023, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, एक कमिटी क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑनरेबल श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करती है रामनाथ कोविंद जी की चेयरमैनशिप पे, और उसको टास्क देती है कि एक्सप्लोर द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, आप चाहें तो वीडियो रोक के पढ़ लीजिए, या पीडीएफ में इसकी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कमेटी काम पर लगी और लगभग 17 से 18,000 पन्नों की एक रिपोर्ट इसने सबमिट करी है। कहाँ, इस साल 2024 में हमारी यूनियन गवर्नमेंट को, और उस रिपोर्ट पर कैबिनेट ने क्या करा है, अप्रूवल भी दे दिया है। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं कि भारत में सिंक में ले आए जाएं हमारे लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को सिंक में ले आया जाए। ठीक है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक, और इट कुड बी द अदर वे एज वेल। ठीक, चलिए, तो ये थी टाइमलाइन, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम समझेंगे, अभी 2 मिनट रुक जाते हैं, हम समझेंगे कि क्या फेवर में इसके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, कि इसकी अच्छाइयाँ क्या क्या हैं। ठीक है, फिर इसके दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं, चैलेंजेस क्या क्या आ सकती हैं, वो भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, इनको एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि हम जो आगे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट वन नेशन वन इलेक्शन समझने वाले हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप इसी कमेटी को क्या करेंगे, समझ लेंगे। क्योंकि उसमें जो कई सारे हम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट वन नेशन वन इलेक्शन पढ़ेंगे, उसके सोल्यूशन इस कमेटी की रिकमेंडेशंस में क्या हैं, छुपे हुए हैं। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। सारे रिकमेंडेशंस नहीं बताऊंगा, अभी बताया, हज़ारों पन्नों की रिपोर्ट है इसकी, जो बेसिक हमारे लिए रेलेवेंट है हम वो समझेंगे। ठीक,
क्या बोला, पहले तो बोला फेज्ड या फिर कह लें ग्रेजुअल, क्या करिए, इम्प्लीमेंटेशन करिए। ठीक है, क्या बोला कोविंद जी कमेटी ने, क्या बोला रामनाथ कोविंद कमेटी ने बोला कि देयर शुड बी ए ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन, फेज में करिए। दो फेज की बात करिए। पहले फेज की बात करिए कि जिसमें आप क्या करेंगे, अपने लोकसभा के चुनाव और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चुनाव को क्या करिए, साथ करिए। क्या करिए, साथ करिए। उसके बाद बोला दूसरा फेज क्या होगा, जिसमें विद इन 100 डेज, क्या होगा बच्चों, विद इन 100 डेज आप किसको सिंक करिए, इनके साथ। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, हाँ आप ठीक है। विद इन 100 डेज क्या करिए, आप जो लोकल पंचायत के इलेक्शंस हैं, है ना, पंचायती राज इलेक्शंस हैं, एक मिनट मुझे दीजिएगा कि कुछ गड़बड़, ठीक है, जो पंचायती इलेक्शंस है लोकल गवर्नमेंट के, उनको भी क्या करिए, उनको भी होस्ट करिए, उनको भी कंडक्ट कराइए। ठीक है, तो ये दो फेज इंप्लीमेंटेशन की बात करती है कौन, रामनाथ कोविंद कमेटी। ठीक, आगे एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है, सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो आपके दिमाग में भी आ रही होगी कि चलिए मान लिया हमने कि हमने ये स्कीम इम्प्लीमेंट कर दी, 2029 में पूरे देश में एक साथ चुनाव हो गया। ठीक, 1967 में जो हुआ था वो तो रिपीट हो सकता है ना, दैट इज अ पॉसिबिलिटी एनी टाइम। मान लो कोई असेंबली, चाहे वो हमारी लोकसभा हो या स्टेट असेंबली हो, वो प्री मैच्योरली क्या करती है, डिसॉल्व कर जाती है। तो फिर क्या हो जाएगा, हम तो बैक टू बेसिक्स हो जाएंगे, फिर वही दिक्कत आना चालू हो जाएगी, फिर सिंक टूट जाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए रामनाथ कोविंद जी कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी है, रिकमेंडेशन दी है कि 2029 में आप क्या कराइए, साइमल्टेनियस चुनाव कराइए, और अगर 5 साल कंप्लीट करने से पहले, मतलब 2034 कंप्लीट करने से पहले कोई भी, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वो आपकी लोकसभा हो, वो प्री मैच्योरली डिसॉल्व हो जाती है फॉर एनी रीज़न, तो फ्रेश इलेक्शंस होंगे, फ्रेश इलेक्शंस होंगे उस असेंबली को दोबारा कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। बट वो 5 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, रिमेनिंग पीरियड के लिए काम करेगी असेंबली। आप समझे इस बात को, रिमेनिंग पीरियड के लिए काम करेगी। फॉर एग्जांपल एक स्टेट ले लेते हैं हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में 2029 में चुनाव होता है लोकसभा के साथ सिंक में, और किसी रीज़न की वजह से 2032 में सरकार गिर जाती है, फिर क्या होगा, फ्रेश इलेक्शंस होंगे। फ्रेश इलेक्शंस होंगे तो क्या होगा, जो भी सरकार बनेगी, जो भी पार्टी मेजॉरिटी में आएगी और सरकार बनाएगी, उसका जो टेन्योर होगा, जो कार्यकाल होगा, वो कितना होगा, ओनली 2 years। वाई, बिकॉज आफ्टर 2 years देयर विल बी अगेन election all over the country। Understood? This is a very very important point, this is the crux, this is the basic solution, this is the most important solution given by this committee। अब ये तो आसान नहीं है, इसके लिए आपको कई सारे क्या करने पड़ेंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, वो चैलेंजेस में इंक्लूड करा है, वो हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, अभी मैं आगे इस चीज़ को आपकी टेस्ट भी करूँगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं आर्गुमेंट्स इन फेवर, क्या फ़ायदे हैं ऐसे इलेक्शन सिस्टम के, क्या फ़ायदे हैं। पहला तो कॉस्ट कटिंग। देखिए आप ये समझिए, चुनाव में बहुत पैसा लगता है, और मैं वो ब्लैक मनी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ जो पार्टीज स्पेंड करती हैं अपनी कैंपेनिंग में, मैं ऑफिशियल पैसे की बात कर रहा हूँ जो इलेक्शन कमीशन व्यवस्था करने में लगाती है। आपने देखा होगा कई सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स प्रोक्योर करे जाते हैं, पुलिस का एडिशनल एम्प्लॉयमेंट होता है, कई सारे बैंक के कर्मचारी, स्कूल के कर्मचारी, कई लोगों को इलेक्शन में ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर वीवीपैट्स, ईवीएम्स प्रोक्योर करने में, फिर आपके एक्सेट्रा हर तरीके के खर्चे आप मिला लें तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है इंडिया सी बड़ी कंट्री में इलेक्शन करवाने का। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो क्या होगा, वो कॉस्ट कम हो जाएगी, वो कॉस्ट कम हो जाएगी, और क्या होगा उससे,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वही हमने डिस्कस करा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, टैक्स पेयर्स मनी ही तो है, ठीक है, वो सेव होगी। अब देखिए प्रूफ, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट माने तो 2019 के जनरल इलेक्शंस जो हुए थे उसका कॉस्ट समझिए लगभग 60,000 करोड़ रुपीस, ह्यूज अमाउंट, ठीक है, 60,000 करोड़ रुपीस, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक। चलिए अगला पॉइंट, एफिशिएंसी इन गवर्नेंस। देखिए होता क्या है ना, आपको पता ही होगा कि जब भी चुनाव आने वाले होते हैं और कुछ ऐसा सेटअप हो गया है कि कहीं ना कहीं के चुनाव लगे ही रहते हैं पाइपलाइन में। 2 जून में हमने लोकसभा इलेक्शंस देखे, वो कंक्लूड हुए, अक्टूबर में आ गया क्या, हरियाणा का इलेक्शंस आ गए, फिर जम्मू कश्मीर इलेक्शंस भी आ गए, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि बैक टू बैक इलेक्शंस लगे रहते हैं, बैक टू बैक इलेक्शंस लगे रहते हैं, 1 साल का गैप, कभी कभी जो बताया मैंने 6 महीने के गैप में देखिए आ गया, ठीक। तो उससे क्या होता है, गवर्नेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो लीडर्स हैं हर पार्टी के, वो कैंपेनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल आपने देखा होगा 2021 में वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस जो थे, उसमें पीएम ऑफ इंडिया वो अपनी पर्टिकुलर पार्टी जिसको वो बिलोंग करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने, उसकी कैंपेनिंग करने वहाँ पहुँचे। इवन चीफ मिनिस्टर, मतलब दिस इज समथिंग वेरी एस्टॉनिशिंग, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी वहाँ पहुँचे हुए थे और उस पार्टी के तमाम लीडर, और मैं केवल उसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एग्जांपल मैं आपके लिए इसलिए लाया हूँ बिकॉज ये पार्टी जो है वो पावर में है, यूनियन गवर्नमेंट में, और ये अगर कहीं और एंगेज होंगे तो गवर्नेंस क्या होगा, हैम्पर होगा, ठीक है। अगर सिंगल इलेक्शन होते हैं 5 साल में बस एक बार, तो क्या होगा, एक बारी कैंपेनिंग, एक बारी सब करने में क्या है, एडवर्टीजमेंट करने में आपका टाइम और एफर्ट खर्च होगा, आप फोकस कर पाओगे किस में, फोकस कर पाओगे गवर्नेंस में। ओके, क्लियर। चलिए आगे, अगला पॉइंट, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का इम्पैक्ट। आपने सुना होगा इसके बारे में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल क्या होता है, अनाउंस होता है, और जब तक रिजल्ट्स नहीं अनाउंस हो जाते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। ये हमारे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, ना इसके लिए कोई लेजिस्लेशन है, बट इट इज एज इंपॉर्टेंट एज एनीथिंग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, इसको नोटिफाई करता है, कब से कब तक, अभी बताया, इलेक्शन शेड्यूल के आउट होते ही, और ये कब तक इंप्लीमेंटेड रहता है, जब तक रिजल्ट्स नहीं अनाउंस हो जाते हैं, ठीक है। ये है क्या, देखिए मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट ना, मॉडल, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज नॉट मॉरल, दिस इज मॉडल, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, टाइपो के लिए सॉरी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो क्या है, एक ऐसा कंडक्ट है, मतलब एक आचरण, कंडक्ट मतलब आचरण। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कहता है कि अब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल है, अब आप लोगों को, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर, सर्टेन टाइप ऑफ कंडक्ट में खुद को कन्फाइंड रखना पड़ेगा। स्पेशली जो रूलिंग पार्टी है, जो इस समय गवर्नमेंट क्या कर रही है, चला रही है, वो क्या करती है, लोगों को लुभाने के लिए क्या, कोई वेलफेयर स्कीम अनाउंस नहीं कर सकती है, कोई न्यू डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं कर सकती है, ठीक है। क्यों? इसका पीछे का रैशनल ये है कि टैक्स पेयर की मनी को यूज़ करके, टैक्स पेयर की मनी को यूज़ करके आप इलेक्शन को इन्फ्लुएंस ना कर पाएँ, कोई भी पार्टी। फॉर एग्जाम्पल एक्स पार्टी क्या है, किसमें है, आपकी मेजॉरिटी में हो, सरकार बनाकर ये चला रही है, इसने देखा कि यार 2029 का जो इलेक्शन आने वाला है उसमें तो मेरा क्या है, हालत ख़राब है, ठीक, 1 महीना रह गया है इलेक्शन में, इसने क्या करा, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, एप्लीकेबल है, इसने क्या करा, इसने स्कीम अनाउंस कर दी। फॉर एग्जांपल कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम हर फैमिली को 10-10 हज़ार रुपये महीना या 20-20 हज़ार रुपये महीना देंगे। इट्स अ वेरी गुड इंसेंटिव, हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि इसको क्या होगा, इसको वोट्स मिल जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, कहता है भाई अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक बार लग गया, डेट अनाउंस हो गई इलेक्शन की, फिर आप कोई भी क्या करते हैं, वेलफेयर स्कीम और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं कर सकते हैं, टैक्स पेयर की मनी को यूज़ करके आप इलेक्शन इन्फ्लुएंस अपने फेवर में नहीं कर सकते हैं, ठीक, सिंपल, नाउ अंडरस्टूड। इट हैम्पर्स डे टू डे बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए कहने को तो एक व्यवस्था है जो अच्छाई के लिए बनाई गई है, लेकिन इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का डे टू डे बिजनेस ज़रूर इम्पैक्ट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट
कोई भी प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं कर सकती है, और भी कई तरीके के क्या होते हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ है, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स नहीं अनाउंस कर सकती है, ठीक है, कोई वेलफेयर स्कीम्स नहीं ला सकती है, कोई भी नई पॉलिसी नहीं अनाउंस कर सकती है। तो बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं डे टू डे बिजनेस गवर्नमेंट का। आगे बढ़ते हैं, वोटर कन्वीनियंस। अब खुद सोचो, 5 साल में एक बार इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, फिर इलेक्शन होंगे ही नहीं, और उसी दिन दोनों को इलेक्ट करना है, सांसद को भी विधायक को भी, ठीक। इससे क्या होगा, वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है। हमारे लॉ कमीशन ने भी ये रिकमेंडेशन दिया था कि ये ह्यूमन साइकी की तरफ से भी देख लो अगर, तो भी क्या है, ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबल पॉइंट है कि 5 साल में एक बार इलेक्शन हो रहे हैं, चलो यार वोट देके चले आते हैं। अभी क्या है, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस में कई बार क्या है, एंथुजियाज भी कम हो जाता है और बिजनेस भी बढ़ी रहती है, ठीक है। आपको मैं पर्सनल एग्जांपल दूं, मैं अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में पिछली बार वोट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं जॉब के सिलसिले में बाहर था, मेरा मन बहुत था, ठीक है। बट अगर आप खुद सोचो, 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा, पूरे देश में होगा, तो इट विल बी अ गुड सिंक, ठीक है, वोटर टर्नआउट बढ़ेगा। वोटर फटीग इज अ वर्ड, वोटर फटीग क्या होगा, कम होगा, ठीक, समझ गए। चलिए, अच्छा, अभी तक हमने थोड़ा सा समझा था कि पैसा कैसे इन्वॉल्व होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल अरेंजमेंट्स में। अब ये भी समझिए कि करप्शन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इलेक्शंस में। कैसे? पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर किस पे बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर बनाते हैं डोनेशंस पे, फ्रॉम बिग कॉरपोरेट हाउसेस, फ्रॉम बिग बिजनेसमैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, रिवॉर्ड्स देते हैं उनको। फिर किस तरीके से, मान लीजिए आपने 1000 करोड़ रुपए किसी पार्टी फंड में जमा किया पॉलिटिकल डोनेशन में इलेक्शन के टाइम में, सरकार बनने के बाद क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, सरकार से कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा, कोई टेंडर मिल जाएगा, ठीक। तो ये करप्शन बहुत इन्वॉल्व होता है। आप एग्जाम्पल देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 2024 का 18वां लोकसभा का इलेक्शन था, उसमें सीज करे हैं कितने, 10,000 करोड़ रुपए ब्लैक मनी के फॉर्म में, जिनको यूज करा जा रहा था इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ओके, अगला पॉइंट, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस डिस्टर्ब पब्लिक लाइफ। वेरी वेरी, इससे तो प्रैक्टिकल कोई हो ही नहीं सकता सिटीजन के लिए पॉइंट समझने के लिए। पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था से लेकर हर चीज़ क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अगर किसी भी बड़े नेता, पीएम ही नहीं, पीएम विजिट लिखा है, किसी भी बड़े नेता का विजिट है आपके शहर में, पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठप मानिए उस दिन के लिए। रैली है, रोड शो है, ना जाने कितनी बार आप खुद फंसे होंगे, ठीक है। ये थे आर्गुमेंट्स इन फेवर। आप देख लेते हैं, अभी तक तो सब कुछ क्या लग रहा है, सब कुछ चंगा सी लग रहा है, वाह बहुत अच्छी व्यवस्था है ये है। बट आपको समझना पड़ेगा कि इसके कॉन्स भी बहुत हैं प्रो के साथ साथ, ठीक है। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट, क्रिटिक्स कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसी व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, विच कैन इवन हैम्पर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको यह पता होगा, केशवानंदा भारती केस से एक नई डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इलेक्शन उसका पार्ट है, और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए ऐसी कई सारी चीज़ें अमेंड करनी पड़ेंगी जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, और एल्स वाइज भी बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है, ठीक है। कोविंद कमेटी ने खुद रिकमेंड किए हैं अबाउट 15 अमेंडमेंट्स। 15 अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी रूपरेखा ही बदल जाएगी, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि एक कंसर्न है, और ये जिस तरीके से करना पड़ेगा वो भी कंसर्न है। आपको पता होगा कई तरीके की स्पेशल मेजॉरिटी होती है, उसमें एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है अगर आप कुछ भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रहे हैं जो फेडरलिज्म पे, मतलब जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन को, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की या स्टेट्स की एग्जिस्टेंस को हर्ट करेगा या फिर चेंज करेगा फॉर गुड और फॉर बैड, बीट एनीथिंग, उसके लिए आपको रेटिफिकेशन चाहिए बाय मोर देन 50% ऑफ स्टेट्स। मतलब जीएसटी को एग्जांपल ले लो,
जब जीएसटी इंप्लीमेंट करना था तब क्या किया गया था, तब जो बिल था उसको पार्लियामेंट से पास कराया, इंडियन पार्लियामेंट से, और फिर उसको स्टेट्स असेंबली में भेजा गया था। जब फॉर एग्जांपल मान लो 28 स्टेट थे उस समय, तो जब मोर देन 50%, जब कम से कम 15, 50% हुआ 14 प्लस 1 मोर देन, तो कम से कम जब 15 स्टेट्स ने उस बिल पे हामी भरी थी तब जाके जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था। समझ गए आप? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, इट्स अ बिग चैलेंज एज मेनी अमेंडमेंट्स वुड रिक्वायर व्हाट, वुड रिक्वायर रैटिफिकेशन बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ा क्या है, इशू है। अगला है लॉजिस्टिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस। एक कमिटी थी, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, इसने एस्टिमेट करा था, इसको स्पेसिफिकली साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए कंस्टिट्यूट नहीं करा गया था बस, लेकिन जो इसका टास्क था इस कमेटी का, इस कमेटी का, उसमें वन ऑफ द जो इसके रिकमेंडेशंस थे उसमें ये भी था। इसने भी इसके फेवर में ही अपना क्या फैसला सुनाया था इलेक्शन के, साइमल्टेनियस इलेक्शंस के। इसने लेकिन बताया था कि जो लॉजिस्टिकल चैलेंज है, जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, इसके लिए इतना आसान नहीं है। जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, दोज आर नॉट इनफ टू इम्प्लीमेंट दिस टाइप ऑफ इलेक्शन सिस्टम। ठीक, लगभग 9,284 करोड़ रुपए लगेंगे हमें एडिशनल वीवीपैट्स और ईवीएम्स और एक्सेट्रा रिसोर्सेज को क्या करने में, जोड़ने में। ठीक है, इस इलेक्शन सिस्टम को अगर हमें इंप्लीमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इग्नोरेंस ऑफ रीजनल इश्यूज, देखिए बहुत ही अंडरस्टैंडेबल टॉपिक है, आप खुद बताइए। एग्जाम्पल समझते हैं। पार्टी ए, पार्टी बी। पार्टी बी एक रीजनल पार्टी है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़ी है। पार्टी ए एक नेशनल पार्टी है जो लोकसभा इलेक्शंस के लिए भी अपने कैंडिडेट को उतारा है उसने, और स्टेट के लिए भी उतारा है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, रीजनल इश्यूज इग्नोर हो जाएंगे। इस बात को मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए पार्टी बी का जो स्टेट है जिसमें ये पावर में आना चाहती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, उस स्टेट में एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। एजुकेशन बहुत ही किस पर है, बहुत ही लो लेवल पर है। तो ये क्या कहती है, हालांकि एजुकेशन इज़ नेवर अ रीजनल इशू, रीजनल इशू स्पेसिफिक हर रीजन के अलग हो सकते हैं, फिर भी आपको एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ। एजुकेशन लेवल्स बहुत लो हैं, तो ये कहती है हमारे रीजन में क्या होगा, एजुकेशन को हम प्रमोट करेंगे। उसका मेन क्या हो गया, पार्टी एजेंडा, इलेक्शन का मुद्दा हो गया एजुकेशन। ये अपने रीजन में प्रमोट करना चाहते हैं, तो एजुकेशन पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ इस पार्टी का क्या है, इस पार्टी ने ये नैरेटिव चला दिया कि हम क्या करेंगे, हमें इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इंडिया की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के लिए क्या करना है, काम करना है। फॉर एग्जाम्पल XYZ नेशन, आप समझदार हैं किस नेशन का यहाँ पे आप नाम लगा सकते हैं। इससे जो हमारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो रिलेशन ठीक नहीं है, हम उस पर काम करेंगे। हम क्या करेंगे, वॉर को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, पीस टॉक से करेंगे, हम इंडिया की सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। अब आप खुद बताइए, बीइंग एन इंडियन सिटीजन, अगर दोनों नैरेटिव्स चल रहे हैं तो इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि जो वोटर है वो अट्रैक्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ये नेशनल इशू है, ये नेशनल इशू है। ये यहाँ चुनकर आएंगे लोकसभा में, ये तब भी ये करेंगे, बट इट्स द गेम ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इसकी वजह से इसके साथ साथ ये क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इनका क्या हो जाएगा, डोमिनेंस हो जाएगा। वोटर जाएगा बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, वो क्या करेगा, दोनों ही ईवीएम्स पे क्या, अरे भाई ये तो हमारे देश को बचा रहे हैं, ये एजुकेशन मिल जाएगी, मिलती रहेगी, देश बचाओ पहले, दोनों जगह जाके इसी पार्टी को वोट देकर आ जाएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है, देखिए पॉलिटिसाइजेशन ऑफ नेशनल इश्यूज हो जाएगा और लोकल इश्यूज क्या हो जाएंगे, साइड लाइन हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? चलिए अगली बात करते हैं।
थोड़ा सा मैं बोर्ड इरेज करूं पहले। हाँ, अगली बात करते हैं, डाउट्स ऑन सस्टेनेबिलिटी। वही बात आ गई कि ये सिस्टम सस्टेनेबल कितना है, सिस्टम सस्टेनेबल कितना है। 1967 में जो हुआ था उसको, चलिए मैं कह रहा हूँ, कोविंद कमेटी ने क्या करा, उसका तोड़ निकाल दिया कि अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए फ्रेश इलेक्शन होंगे। एक मिनट, हाँ, अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए क्या होंगे, इस इलेक्शंस होंगे। लेकिन चलिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि 2029 में सिंक हो गए, और ये एग्जांपल दिया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि 2032 में हरियाणा असेंबली क्या हुई, एग्जांपल क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। 2 साल के लिए बस नई सरकार बनी, 2034 में फिर इलेक्शन हुए जो कि सबके साथ में हुए, फिर नई स्टेट असेंबली क्या हो गई, कॉन्स्टिट्यूट हो गई। अब आप ये सोच के देखिए कि हम इलेक्शन व्यवस्था ये कोई 10, 12, 15 साल के लिए तो बना नहीं रहे, हमेशा के लिए बना रहे हैं, अंटिल द लाइफ ऑफ द कंट्री। तो आने वाले कितने सालों में ऐसे कितने इंस्टेंस हो सकते हैं कि अलग अलग स्टेट में क्या हो, मिड टर्म डिसोल्यूशन होता रहे, और आप क्या कराना, तो आपको फिर फ्रेश इलेक्शन ही पड़ेगा, भले वो अनएक्सपायर्ड कम टर्म के लिए होगा, लेकिन कराना तो आपको क्या पड़ेगा, फ्रेश इलेक्शन पड़ेगा। तो हुआ क्या, वी आर बैक टू ग्राउंड जीरो। बात तो वही हो गई, रिकरेंट इलेक्शंस तो फिर से हो रहे हैं, कैंपेनिंग वही होगी, जो भी इश्यूज हमने करा वो तो वही होगा। तो दैट इज द बिग थिंग। सस्टेनेबिलिटी पे बोला गया कि भाई सस्टेनेबल कितना है, प्रैक्टिकल कितना है, ठीक है, वही चीज यहां पे लिखी है। ठीक, अगला क्या है, माइट हर्ट द डेमोक्रेटिक स्पिरिट। अगर आपसे बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो आप ये समझिए, आपको भी पता है कि जितने भी पॉलिटिशियंस, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, इलेक्शंस आते हैं तो वो गांव-गांव तक क्या करते हैं, पहुंचते हैं, इलेक्शंस चले जाते हैं तो वो भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्रिटिक्स का कहना है कि जो इलेक्शन है उसको कहा गया है फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, और बहुत ही एप्ट कहा गया है कि इलेक्शंस आते हैं तो क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर्स और वहाँ के लोगों का कांटेक्ट बना रहता है, वो उनको विजिट करते रहते हैं, फ्रीक्वेंट इंटरेक्शंस होते रहते हैं, और मोर ओवर क्या है, एक वोटर को अपनी वॉइसेस क्या करने का, वेंट आउट करने का माध्यम मिलता रहता है। एक फ्रीक्वेंट इलेक्शंस, फ्रीक्वेंट से मतलब है कि जो भी फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड है उसमें इलेक्शंस होते रहते हैं, तो वोटर क्या कर सकता है, बता सकता है किसी तरीके से कि भाई हम आपसे खफा हैं, ठीक है, अगर आपको वोट नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2022 का क्या देखें, यूपी का लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव देखें, तो एक सर्टेन पार्टी है, उसका क्या है, जिसको बीजेपी पार्टी, उसको भारी बहुमत मिला, ठीक। पर यही क्या हुआ, 2024 में जब लोकसभा इलेक्शंस हुए, तब यूपी की जो क्या थी, जो सीटें थी लोकसभा की 80, उसमें से भाजपा को क्या हुई, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिली, उनसे बड़ी एक पार्टी निकल के आती है जो उनसे ज़्यादा सीटें पा जाती है। तो ऐसा क्या हुआ 2 साल में, सेम लोग वोट करने वाले, सेम क्या था, पार्टी थी, क्यों उसकी वोटिंग रेशियो बिगड़ गई, तो क्या है, कुछ ना कुछ तो रहा होगा, ठीक है। आप भी वोटर हैं, आप बेहतर बता पाएंगे, ठीक। तो क्या है, एक जरिया मिलता है, एक माध्यम मिलता है हमारे वोटर्स को अपनी वॉइसेस क्या करने का, वेंट आउट करने का, ठीक है, अपनी बात को बताने का, ठीक। तो ये थी पूरी बात कि भाई कैसे वन नेशन वन इलेक्शन हमारी कंट्री में एक नई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, पहले से चला आ रहा है, बीच में ब्रेक हो गया, रीजंस देखे हमने, अब उसको वापस इंप्लीमेंट करने की क्या हो रही है, कोशिश हो रही है। रामनाथ कोविंद जी की प्रेसिडेंटशिप में ये कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन करा गया था, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और कैबिनेट ने उसको अप्रूव भी कर दिया है। अब आगे क्या होगा, दैट इज वी हैव टू वेट एंड वॉच, बट एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन and from exam perspective also you have to be prepared with this topic, ठीक है, क्योंकि वोटर्स तो हम ही हैं at the end of the day, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, दोनों, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, अब आपको ये पता है, ठीक।
अब जरा थोड़ी सी बात रह गई है, देख लेते हैं कि जो एक्सपर्ट कमिटीज़ है वो क्या कहती हैं। देखिए, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसने भी क्या करा था, साइमल्टेनियस इलेक्शंस को प्रमोट करा था, बोला था कि हाँ ये करो, ठीक है, एडवोकेटेड इन फेवर फॉर। नीति आयोग 2017 वर्किंग पेपर है, ये भी सपोर्ट करता है। अभी इस कमेटी की बात करी हमने, ठीक है, ये भी करती है। फिर ये हाई लेवल कमेटी रामनाथ कोविंद जी, इसने भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस के फेवर में ही क्या करा है, एडवोकेसी करी। आप सोच रहे होंगे सर इतने सारे आपने आर्ग्यूमेंट्स बता दिए अगेंस्ट, अब आप कह रहे हो ये तो सब कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट कमिटीज़ हैं तो ये क्यों बता रहे हैं। बेटा देखो, बात ये है कि मैं आर्ग्यूमेंट्स, अच्छा ये चलो मैं चेंज कर देता हूँ, आप थोड़ा सा समझोगे बात को, समझो, ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। अगेंस्ट कोई नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन के, एडवांटेजेस हैं, बस ये क्या है, ये चैलेंजेस हैं। आपको क्या करना है, इनकी वजह से आप ये व्यवस्था मत लाओ, ये कोई नहीं कह रहा है। द पॉइंट इज एड्रेस दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को एड्रेस करिए, ठीक है, उसके बाद ही ये व्यवस्था लाइए, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जब आती है, आप उसका क्रिटिसिज्म देखते हैं किसी भी क्रिटिक से, किसी भी टीचर से, कहीं भी, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि मत लाओ, दिक्कतें हैं। बताने का मतलब होता है दिक्कतें ये हैं, इन्हें एड्रेस कर लो, इन इश्यूज़ को ठीक कर लो, तभी ये स्कीम कहाँ है, इम्प्लीमेंट हो, तभी ये सस्टेनेबल होगी, तभी ये चल पाएगी, ठीक। तो ये जो क्या है, ये कमिटीज़ हैं, इनका जो आर्गुमेंट है कि हाँ दे हैव सेड इन फेवर ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, वो भी इसी रेशनल पे बेस्ड है, ठीक है। आप इनकी रिपोर्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारे चैलेंजेस को एड्रेस करने का क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। कोविंद कमेटी का जो सोल्यूशन था मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ठीक। चलिए अब देखिए वे फॉरवर्ड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है वे फॉरवर्ड, कि करा क्या जाए भाई। अब आपने कहा सर एड्रेस करो, ऐसे एड्रेस करो। वे फॉरवर्ड है रिसोर्स ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। देखिए पहले तो रिसोर्स ट्रेनिंग करिए और कैपेसिटी बिल्ड करिए किस चीज़ का, जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स। आप इस फ्रंट पे अपने आप को पहले प्रिपेयर करिए, जो आपको लगे पूरी तरीके से प्रिपेयर हो, फिर क्या करो, फिर ही इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाओ, ठीक। रिसोर्स ट्रेनिंग, आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके क्या नाम है, इलेक्शन के आपके प्रोसेस में जो पर्सोनल, जो लोग लगते हैं, जो डिपार्टमेंट लगता है, उनकी ट्रेनिंग, उनको आप इक्विपली क्या कर लीजिए, ट्रेन कर लीजिए, उनको फुल ट्रेनिंग दे दीजिए कि कैसे आपको एफिशिएंटली, स्मूथली इस वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक। चलिए फेज्ड अप्रोच, ठीक है, जो रामनाथ कोविंद कमेटी ने भी कहा कि 2 फेज में करो, लेकिन मैं बोलता हूँ इसमें भी एक क्या करो, एक स्टेप और आगे जाओ, पायलट इम्प्लीमेंटेशन देख लो। पायलट इम्प्लीमेंटेशन मतलब करके देख लो, 1-2 स्टेट्स के असेंबली और लोकसभा इलेक्शंस को सिंक करके देख लो, एक साथ क्या करो, पायलट मतलब ट्रायल बेसिस पे, एक साथ पूरे देश में इस सिस्टम को क्या करो, एक साथ मत इम्प्लीमेंट करो, वरना बहुत केओस हो जाएगा, ठीक है। पायलट बेसिस पे, ट्रायल बेसिस पे 2-3 स्टेट्स के साथ देख लो। अवेयरनेस एंड वोटर एजुकेशन, पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर भी दोगे तो अगर वोटर क्या है, अवेयर नहीं है, उसको एजुकेशन नहीं है, जैसे बहुत बड़ा एग्जांपल दिया मैंने आपको अभी रीजनल इश्यूज वाला, तो वो क्या होगा, भटक जाएगा। तो इस सिस्टम को लाने से पहले आपको क्या करना है, आपको वोटर एजुकेशन देनी है, ठीक है। अगला है कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, एंड व्हेन आई से दिस आई मीन इंक्लूडिंग, आई सीरियसली डोंट नो ये क्या हो रहा है, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको याद होगा 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, बाद में न्यूज़ निकल के आई थी कि आरबीआई को तक पता नहीं था, आरबीआई से तक कंसल्टेशन नहीं था, ऐसे एलिगेशंस लगे थे। तो दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी अवॉइडेड। आपको कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन करना है सारे स्टेक होल्डर्स, इवन जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो पावर में नहीं है, उनसे भी आप क्या करिए, एक कंसेंसस ज़रूरी है, तभी उसका अगर इम्प्लीमेंट आपने कर भी दिया आ जाने वाले टाइम में, फिर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कोई और पार्टी आएगी तो उसके खिलाफ चली जाएगी, उसको हटा देगी, फिर अमेंडमेंट करेगी। तो आप क्या करो, सारे स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इंडियन सिटीजन्स,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबसे डिस्कशन के बाद ही इसको क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, ये थी पूरी बात। फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, जो नुकसान है उनको क्या करना है, एड्रेस करना है, कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या हैं, और वे फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है तो किस तरीके से बढ़ना है। ये था पूरा क्रक्स वीडियो का। आई होप वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शंस का आपको क्रक्स समझ में आ गया होगा। ये है क्या, ये कैसे था पहले, कैसे हम इससे भटक गए, कैसे हम वापस आने वाले हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। अब क्या है, आपके पास इस टॉपिक पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर से दरख्वास्त करूँगा आपसे, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो हमको फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। हम यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, इंस्टा पे आपको मिलेंगे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, हर जगह। अच्छा, मैं टेलीग्राम पे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड पीडीएफ्स हैं रिलेटेड टू ऑल द लेक्चर्स एंड ऑल द टॉपिक्स विच आर रेलेवेंट इन द वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर्स, आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। सेम नाम है हर जगह, कोई भी बदलाव नहीं है। थिंक टैंक ट्यूटोरियल्स, बिकॉज वी मेक यू थिंक, हम आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ अपने वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।